स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थवर्म के मॉर्फोलॉजी और इंटरनल ऑर्गन्स और इसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो अर्थवर्म के विषय में आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। ये आप अर्थवर्म के फिगर्स देख रहे हैं। डू यू नो अर्थवर्म इज ए रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट। इसका कलर जो होता है लगभग रेडिश ब्राउन होता है और ये इन्वर्टिब्रेट में आता है। अकशेरुकी यानी इसमें वर्टिब्री नहीं पाई जाती है, कशेरुकाएँ नहीं पाई जाती। अब ये मॉइस्ट सॉइल जो होती है लगभग वहीं पर पाया जाता है, मिट्टी में जो नमी जहाँ होती है मिट्टी में, खेतों में ज़्यादातर पाया जाता है। किसानों का मित्र माना जाता है। इसको सामान्य भाषा में केचुआ बोला जाता है, अर्थवर्म। अब डे टाइम जो है ये अपनी छिद्रों में रहता है, जो बरोइंग एनिमल्स है, तो चूँकि मिट्टी में छेद करके अंदर चला जाता है तो वहीं रहता है और रात के समय में ये निकल करके बाहर आ जाता है। गार्डन्स की मिट्टी में आप देखिए तो बहुत सारे केचुए तुमको नज़र आएंगे। और जो ये इनके जहाँ से इनके बिल बने होते हैं, जो इनके छिद्र होते हैं जहाँ से निकलते हैं मिट्टी से ऊपर, तो अपने बिलों से निकलते तो इनके बिलों के ऊपर देखिए इनकी जो इनके द्वारा निकाली गई मिट्टी होती है वो उसमें काफ़ी जो है उसको टच करके देखा जाए तो वो काफ़ी चिकनी हो जाती है और वो फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है। अपनी जो कॉमन इंडियन जो अर्थवर्म की स्पीसीज पाई जाती हैं वो फेरेटिमा और लम्बरिकस, फेरेटिमा पोस्थमा ये पाया जाता है और एक लम्बरिकस स्पीसीज पाई जाती है अर्थवर्म की। अब इसकी मार्फोलॉजी का अगर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो मार्फोलॉजी का मतलब बाहर से क्या क्या दिखाई देता है इनमें और क्या क्या नहीं दिखाई देता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, ये इसकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इसकी बॉडी लगभग 100 से लेकर के 120 सेगमेंट्स में बटी होती है। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं और लगभग सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और मेटामियर्स बोला जाता है। ये देखो कैसे डिवाइड होती है बॉडी इनकी। तो ये इनकी संख्या लगभग 100 से 120 के करीब होती है। डार्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय डार्क मीडियन मिड डार्सल लाइन। ये देखो इसके बीचों बीच से एक लाइन गई, ये जा रही यहाँ तक, लास्ट तक गई है। इसको मिड डार्सल लाइन बोलते हैं। यह डार्सल ब्लड वेसल बोला जाता है। ये ब्लड की लाइन है, ब्लड वेसल बोला जाता है। एलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी इसके पूरे शरीर की लंबाई में गई हुई। द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग पोर्स। अब ये तो डार्सल सरफेस इसकी आप देख रहे हैं, इसकी वेंट्रल सरफेस से दिखाई गई है। यहाँ ये ऊपर पहले वाला फिगर जो है ऊपरी भाग है और ये निचला भाग है इसका। ये जेनाइटल पैपिली वगैरह पाई जा रही है, जेनाइटल अपर्चर पाए जाते हैं, फीमेल जेनाइटल पोर और मेल जेनाइटल पोर ये सब पाए जा रहे हैं। तो ये इसका निचला हिस्सा है। नीचे वाले पार्ट में वो ब्लड की वेसल्स नहीं पाई जाती है, यानी ये इसका निचला हिस्सा है ये। तो इसको जो है अगर नीचे से देखा जाएगा तो इस तरह से पाया जाता है। अब एंटीरियर इंड में क्या पाया जाता है? माउथ, यानी ये एंटीरियर इंड है। तो एंटीरियर इंड के इसमें देखिए फिगर में, इसका ये एंटीरियर अगला भाग है तो ये माउथ पाया जा रहा है। एंटीरियर इंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड प्रोस्टोमियम। अब इसके ऊपर ये छज्जा जैसा पाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। ऊपर से छज्जा जैसा निकला रहता है और ये माउथ है, चिपकाए रहता है, मिट्टी को पकड़े रहता है यहीं से। ए लोब व्हिच सर्व्स एज ए कवरिंग ऑफ द माउथ, इसको बोला जाता है प्रोस्टोमियम और इसी से क्रॉलिंग करने का काम करता है। द प्रोस्टोमियम इज ए सेंसरी ऑर्गन। ये जो प्रोस्टोमियम होता है ये सेंसरी होता है, इसमें सेंसर लगे होते हैं। एक हिसाब से पैपिली पाए जाते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। अब द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये तो प्रोस्टोमियम हो गया अगला भाग और ये फर्स्ट सेगमेंट है, इसको पेरिस्टोमियम बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, इसको पेरिस्टोमियम बोला जाता है। बक्कल सेगमेंट इसको बोला जाता है, यहीं से भोजन को ग्रहण किया जाता है अगले हिस्से से। व्हिच कंटेन द माउथ। इन ए मैच्योर वर्म सेगमेंट्स 14 to 16 आर कवर्ड बाई
प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। अब 14 से लेकर के इसको इसमें देख सकते हो, ये यहाँ तक 13 सेगमेंट हैं और ये 14, 15, 16 ये 3 सेगमेंट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर से एक कत्थई कलर की या डार्क ब्राउन ये एक रिंग पाई जाती है चारों तरफ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घूमती हुई, तो इसको क्लाइटेलम बोला जाता है। दिस इज द क्लाइटेलम पार्ट। तो ये अगर देखा जाए, दस द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन। अब ये क्लाइटेलम वाला पार्ट यही है, ये क्लाइटेलम पार्ट। तो अगर क्लाइटेलम पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक अगला भाग हो गया प्री क्लाइटेलर, फिर ये क्लाइटेलर पार्ट हो गया, और फिर इसके पीछे वाला भाग हो गया पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट, यानी प्री क्लाइटेलर जो क्लाइटेलम के पहले है, दूसरा हो गया क्लाइटेलम और तीसरा हो गया पोस्ट क्लाइटेलर। अब इसमें ध्यान से देखिए तो स्पर्मेथिकी पाए जाते हैं यहाँ पर 4 पेयर्स, इसके अगले भाग में 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स, जो सेगमेंट 5 से 9 तक, 5 से लेकर के 9 सेगमेंट तक। अब यहाँ पर 5 से लेकर के 9 सेगमेंट तक है, तो जहाँ जोड़ हैं उसमें नीचे की तरफ देखो तो इधर और उधर दोनों तरफ स्पर्मेथिकल छिद्र पाए जाते हैं। स्पर्मेथिकल छिद्र का मतलब वहीं से स्पर्म अंदर जाती है, दूसरे अर्थवर्म से जब स्पर्म लेता है तो वहीं से स्पर्मेथिकल पोर्स पाए जाते हैं, 5 to 9 सेगमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं, और जो जोड़ होते हैं उसके इधर और उधर 2। ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द 18th सेगमेंट। अब यहाँ 18th सेगमेंट देखो तो 18th सेगमेंट ये हो, यहाँ पर पाया जाता है मेल जेनाइटल अपर्चर, यानी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं 2, 18वें छिद्र में, और 17 और 19 में जेनाइटल पैपिली पाई जाती है, ये 17वां ये 19वां। और 14th सेगमेंट ये है, 14th सेगमेंट के नीचे फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है। तो ये निचले सतह से अगर देखा जाए तो इस तरह से पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो वो पाए जाते हैं नेफ्रीडियोपोर्स पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया के जो इसका जो एक्सक्रीटरी आर्गन है जो पाए जाते हैं इनके बॉडी में पूरे अंदर तक, तो उनके छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो भी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उनको नेफ्रीडियोपोर्स बोला जाता है। इसके अलावा जो सीटी होते हैं इनके किनारे किनारे से काइटिन से बने हुए एस के आकार के सीटी निकले रहते हैं, जो चलन अंग हैं, लोकोमोटरी आर्गन है जो चलने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बाहर से आपको दिखाई पड़ेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जो आर्गन्स हमको बाहर से ही नज़र आ जाएं उनको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपने इसके विषय में यहाँ पर ये देखा माउथ का अगला हिस्सा किस टाइप से है, इसका निचला हिस्सा ये है, निचला सिरा ये, और ये जो पाया जा रहा है ये डॉर्सल यानी ऊपरी सिरा। तो इस तरीके से ये आपने यहाँ पर स्टडी की है। स्टूडेंट्स अगर इसके एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करें तो ये बनी हुई एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर अगले भाग में माउथ पाया जा रहा है, फिर उसके बाद फेरिंग्स पाया जा रहा है, दिस इज दिस पार्ट फेरिंग्स। उसके बाद ये पार्ट आ जाता है इसोफेगस कहलाता है। ये मोटा भाग होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, मसल से बना हुआ काफ़ी मोटा पार्ट होता है, इसको गिजार्ड बोलते हैं। 8th सेगमेंट में पाया जाता है, 8वें सेगमेंट में गिजार्ड बोलते हैं। यहाँ पर मिट्टी कंकड़ वगैरह जब जो भी जाते हैं वो पीस दिए जाते हैं, क्रशिंग करने का काम किया जाता है। उसके बाद आगे का पार्ट होता है स्टमक, इसके स्टमक का आगे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्री टिफ्लोसोलर रीजन। अब चूँकि यहाँ पर एक पार्ट होता है टिफ्लोसोल, ये एक माइक्रोबिलाई इंटेस्टाइन में पाया जाता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो इस पार्ट ये इंटेस्टाइन का पार्ट, तो इस पार्ट के आगे का हिस्सा होता है प्री टिफ्लोसोलर, और ये हो गया टिफ्लोसोलर रीजन, और इसके पीछे का भाग होता है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो 3 पार्ट हो गए, प्री टिफ्लोसोलर रीजन और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। अब यहाँ पर प्री टिफ्लोसोलर रीजन में ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल सीका, ये एक प्रकार से लीवर जैसा कार्य करते हैं, हम लोगों में जैसे लीवर होता है उससे कुछ सिक्रीशन होता है उसकी तरह। ये लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती है यहाँ पर।
इंटेस्टाइनल सीका के पीछे की तरफ ये लिम्फ ग्लैंड पाई जाती है, और बाकी सब पीछे की तरफ चली जा रही है इंटेस्टाइन। तो जो भोजन यहाँ से लिया जाता है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, डाइजेशन होता रहता है और आगे लगातार बढ़ता रहता है। तो ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल। अब स्टूडेंट से अगर अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके ऊपर वाली ये स्किन वगैरह है। तो ये जो है ये लाइन जा रही, इसको डार्सल वेसल बोला जाता है, जो आपने पहले स्टडी की है। ये चली जा रही सीधा, इसके बीच बीच में ये जो पाए जा रहे हैं इनको लेटरल हार्ट्स बोला जाता है, ये लेटरल हार्ट्स बोला जाता है। ये बीच से एक जा रहे हैं जिसको लेटरल इसोफेजियल वेसल बोला जाता है, ये लंबाई में चली जा रही। अब ये डार्सल आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही, ये पाए जा रहे हैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट। अब इसोफेजियल क्यों कहा गया, क्योंकि इसोफेगस वाले पार्ट के ऊपर पाए जा रहे हैं ये, और ये लेटरल हार्ट है, ये इसोफेगस के ऊपर पाए जा रहे हैं हार्ट के भाग, और अब ये पीछे की तरफ इस तरह से चली जा रही है। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसी तरीके से लंबाई में बढ़ता चला जा रहा। अब चूँकि सेगमेंट पाए जाते हैं तो बीच बीच में इनसे कुछ ये इस तरह से ब्रांचें निकली रहती हैं और इस वाले पार्ट से जुड़ी रहती है। अब इसको वेंट्रल वेसल माना गया है, ये डार्सल है और ये नीचे की तरफ पाई जा रही है। अब ये दोनों कनेक्ट कैसे हैं, ये डार्सल से वेंट्रल ये कनेक्ट, इधर से ये कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट रहती है। यहाँ पर जा कर के देखो एंटीरियर लूप्स बना रही, जो इंटेस्टाइन के इसी के एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर लूप्स बन रहे हैं। अब पीछे की तरफ आएंगे तो ये जो है ये संरचनाएं पाई जा रही हैं जिसको बोलते हैं सब न्यूरल वेसल्स, यानी न्यूरॉन के नीचे की तरफ जो पाई जाती हैं वेसल्स, उसको सब न्यूरल वेसल्स बोला जाता है। तो इस तरीके से इसका सामान्य सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेडिश कलर का होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ब्लड में प्लाज्मा में घुला होता है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। स्टूडेंट्स ये है अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यूरिन वगैरह निकालने का सिस्टम है। तो ये माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पर ये देखो इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रीडिया कहा जाता है। तो नेफ्रीडिया इसे यहाँ पर गुच्छे में पाए जा रहे हैं, ये गुच्छे में पाए जा रहे हैं, इनको फेरेंजियल नेफ्रीडिया बोला जाता है, चूँकि फेरिंग्स वाले पार्ट में पाए जा रहे हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये सब जो है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं, जो बिंदी बिंदी देख रहे हो आप, ये पॉइंट्स के पॉइंट, ये चूँकि स्किन में पाए जाते हैं इस वजह से इनको इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया बोला जाता है। और जो सेप्टम पाए जाते हैं, ये सेप्टम इस तरह से सेप्टम यहाँ पर ये देखो पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। ये पार्टीशन है, इधर भी पाए जा रहे हैं, इधर भी पाए जा रहे हैं, इधर इधर। इनकी संख्या 40 to 50 एक सेगमेंट में होती है। तो मान लीजिए 40 है इधर, तो 40 इधर भी पाए जाएंगे तो 80 हो गया, या 50 अगर इधर हैं पूरे तो इधर भी 50 होंगे तो 100 हो गए। यानी हर खंड में करीब 80 से 100 तक पाए जा रहे हैं इनकी संख्या सेप्टल नेफ्रीडिया। अब ये करते क्या हैं, ये यूरिन को निकालते हैं। इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होते हैं वो नेफ्रीडिया के द्वारा निकाले जाते हैं, इसलिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन माने जाते हैं। स्टूडेंट्स ये है अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पीछे मैंने बताया था स्पर्मेथिकी, ये देखो पाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। स्पर्म को कलेक्ट करने के 4 पेयर्स, यानी यहाँ 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक मैंने बताया था कि ईच पेयर इज फाउंड इन द सेप्टम बिटवीन 5 to 9 सेगमेंट। अब इधर एक पेयर है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पेयर पाए जा रहे हैं। स्पर्मेथिकी बोला जाता है, स्पर्म इसमें कलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर आगे ये टेस्टिस वाला पार्ट आ गया, एक पेयर ये पाया जा रहा है टेस्टिस का, दूसरा पेयर यहाँ पाया जा रहा है दूसरे उसमें यहाँ पर। तो यानी एक इस सेगमेंट में पाया जा रहा है एक पेयर और एक दूसरे सेगमेंट में पाया जा रहा है। तो टेस्टिस होते हैं 2 पेयर। टेस्टिस के नीचे सेमिनल वेसाइकिल होते हैं, सेमिनल वेसाइकिल में स्पर्म्स भरे होते हैं। और ये हैं स्पर्मीड्यूकल फनेल। स्पर्मीड्यूकल फनेल यानी फनेल टाइप के होते हैं, जिससे होकर के यहाँ से स्पर्म निकल करके इसमें भरते हैं जाकर के सेमिनल वेसाइकिल में। ये सेमिनल वेसाइकिल है जो ये पाई जा रही है, यानी इस खंड के सेमिनल वेसाइकिल इसमें और इस खंड के सेमिनल वेसाइकिल इसमें पाए जा रहे हैं। तो अगर 2 पेयर 2 पेयर से पाए जा रहे हैं टेस्टिस, तो 2 पेयर से ही सेमिनल वेसाइकिल पाए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से ये अब आगे जा कर के ये लंबाई में आ जाते हैं। इसको वासा डिफरेंशिया कहा जाता है, ये लिखा हुआ है वासा डिफरेंशिया। लंबी लंबी लाइन इधर से भी एक आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो ये मेल पार्ट को शो कर रहे हैं। और यहाँ आकर के 18th सेगमेंट में जाकर के छिद्र द्वारा खुल जाती है। यहाँ पर जो है अब फीमेल पार्ट में देखो तो ओवरी पाई जा रही है, एक जोड़ी ओवरी के नीचे ओवेरियन फनल पाई जा रही। इसी से एक इसमें गिरते हैं, गिरने के बाद इधर से भी ओविडक्ट और इधर से भी ओविडक्ट। ये छिद्र है 14th सेगमेंट का, और नीचे खुल जाते हैं। तो ये तो मेल पार्ट है। ये फीमेल आप जानते हो कि ये बाइसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है। इसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही में पाए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए 2 अर्थवर्म की आवश्यकता होती है, एक ही में काम नहीं चलता इनका। तो ये ड्यूरिंग कपुलेशन 2 अर्थवर्म्स आर नेसेसरी। अब यहाँ पर अलग से प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही हैं ये, और प्रोस्टेट ग्लैंड की नली ट्यूब से ये हैं, ये भी हैं ट्यूब्स, ये आकर के निचली सतह पर खुल रही हैं, यानी 18th सेगमेंट में जाकर के ये भी खुल रही हैं, और 18th सेगमेंट में जाकर के ये भी खुल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक सामान्य सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें पाया जा रहा है। ये छोटे जीव होते हैं नॉन कार्डेट्स के, तो इनमें एक इस्तेमाल पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा कि इसमें किस तरीके से पाया जाता है। स्टूडेंट्स चूँकि बाइसेक्सुअल होते हैं ये अर्थवर्म, तो इनको मेटिंग के लिए 2 उसकी आवश्यकता होती है, अर्थवर्म की आवश्यकता होती है। ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन 2 वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग। वन वर्म हैज़ टू फाइंड अनदर worm and they mate juxtaposing opposite gonadal opening exchanging packets of sperm called spermatophore। अब एक से दूसरे यानी एक केचुए के एक अर्थवर्म से इसमें भर जाते हैं और इसके उसमें भर जाते हैं, तो उनको क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है। स्पर्म का पैकेट्स होता है पूरा। मेच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स आर डिपॉजिटेड इन द कोकून्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स सेल कॉल्ड क्लाइटेलम। जो क्लाइटेलम होता है, क्लाइटेलम से एक खोल टाइप का निकलता है जिसको कोकून बोलते हैं, और कोकून से के अंदर जो है वो भरे होते हैं स्पर्म और एग, तो उसी के अंदर जो है भरे होते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कोकून। अब जो कोकून निकाला गया है क्लाइटेलम के द्वारा, उसी के अंदर सब भरे हैं ये स्पर्म और एग, वो आपस में जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, और एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म के द्वारा उसी कोकून के अंदर, और उसके बाद कोकून निकल करके मिट्टी में आ जाती है। अब द कोकून होल्ड्स द वार्म एम्ब्रियो। उस कोकून के अंदर फर्टिलाइज एग भरे होते हैं, वो आगे चल करके एम्ब्रियो बन जाते हैं। और लगभग 3 वीक्स के बाद एक कोकून से लगभग 2 to 20 बेबी वार्म निकलते हैं। उनका एवरेज एक कोकून में लगभग 4 होता है, तो 4 जो है बेबी वार्म निकलते हैं, और इनका डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, और इनमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है। तो ये इनका एक सिस्टम है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में जो है ये कपुलेशन करते हैं, और रेनी सीजन में ही बहुत सारे कोकून एक के बाद एक निकालते रहते हैं, तो एक मौसम में कई कोकून निकालते हैं और कई अर्थवर्म पैदा करते हैं। इनको किसानों का मित्र कहा गया है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अर्थवर्म के विषय में, अपने चारों ओर पाए जाने वाले अर्थवर्म के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इसको कहीं कहीं पर खाया जाता है किसी किसी कंट्री में, और इसको गठिया की दवाई में यानी गाउट वगैरह में यूज भी किया जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल और फार्मर्स के लिए भी है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काफ़ी लाभदायक भी है हमारे लिए। नुकसान तो नहीं है कुछ इसका, लेकिन लाभदायक ज़्यादा है। तो इसके माध्यम से जो है काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी। और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको शेयर भी करते रहें। थैंक्स।